आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर अनुगति सिद्धांत और इसमें आज हम करने वाले हैं दाब का व्यंजक। दाब होता है परिभाषा के अनुसार एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अगर हम दाब ज्ञात करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं कि दाब क्या होता है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि दाब ज्ञात करने के लिए हमें बल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और बल के बारे में जानकारी P = F/A कह सकते हैं। F होता है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से dP/dt। इसको हम कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बल के बराबर होती है। क्षेत्रफल आ जाएगा फॉर्मूला लगा के। अगर हम बल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें संवेग ज्ञात करना पड़ेगा। ये टॉपिक कर रहे हैं तो हमें इसके अंदर वो स्टेप याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे। तो क्या याद रखना पड़ेगा? दाब ज्ञात करना है तो बल ज्ञात करना पड़ेगा, बल ज्ञात करना है तो संवेग ज्ञात करना पड़ेगा, साथ में समय भी ज्ञात करना पड़ेगा। संवेग में परिवर्तन की दर ये है dP/dt, ये है संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बल के बराबर होती है। अगर हम ये चीज़ें ज्ञात कर लेते हैं तो संवेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय इसका भाग देंगे तो बल आएगा और बल में क्षेत्रफल का भाग देंगे तो दाब आ जाएगा। ये चीज़ें हम याद रखते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए दाब का व्यंजक ज्ञात करना काफ़ी आसान रह जाता है। तो अब करते हैं हम दाब का व्यंजक। दाब का व्यंजक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी आसान भी है। और दाब ज्ञात करने के लिए हम आदर्श गैस का उपयोग करेंगे, आदर्श गैस का दाब ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक वो घनाकार पात्र के अंदर, ये घनाकार पात्र के अंदर दाब इसके कल्पना करते हैं कि ऐसा मानते हैं कि एक घन है। घन वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो। यहाँ पे हम ये इस एक घन की कल्पना करते हैं। ये हमारे पास एक घन है जिसकी लंबाई मान लेते स्मॉल l है, ये वाली x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष है। यहाँ पर मूल बिंदु O है और यहाँ पर कोई एक कण है आदर्श गैस, इसके अंदर गैस भरी हुई है। दीवारों के नाम भी लिख सकते हैं हम, इसके नाम लिख सकते हैं A, B, C, D। ये हो जाएगा हमारे पास E, F, G और ये O आ गया। एक घन के 8 कॉर्नर होते हैं और 6 सतह होती है, फलक होती है और 12 भुजाएं होती है। 8 कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये इस टाइप से जो भुजाएं हैं वो टोटल 12 होती है और जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं। अगर कमरा घनाकार है तो उसमें 4 दीवारें हो गई, 4 फलक और एक छत और एक फर्श, इस तरीके से इनकी व्यवस्था होती है। इसमें मान लेते हैं गैस का कोई एक कण है। आदर्श गैस के अभिग्रहित हमने किए थे, उसके अनुसार ये सर्वसंभव दिशाओं में गतिशील होता है। अगर सर्वसंभव दिशा में गतिशील होता है तो ये x अक्ष की दिशा में भी जा सकता है। उस साइड हम वेग इसका u मान लेंगे। y अक्ष की दिशा में भी ये गति कर सकता है, उस साइड में हम वेग v मान लेंगे। और z अक्ष की दिशा में भी ये गति कर सकता है, इस साइड हम वेग w मान लेंगे। x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों दिशाओं में ये गति कर सकता है। जितनी भी संभव दिशाएं होती है ये वहाँ गति कर पाएगा। अभी नेक्स्ट, ये जो है एक कण की 3 अलग अलग दिशाओं में तो वेग हो नहीं सकते, इसके लिए इसका परिणामी वेग हम c मान लेते हैं। इनमें संबंध जो होता है वो c² बराबर u² प्लस v² प्लस w² होता है। ये इनमें वेग में सब x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष वाले वेगों में संबंध होता है। c को हम परिणामी वेग कहेंगे, परिणामी चाल कहेंगे। अब इसके लिए हम देखते हैं क्या है, लिखते हैं। माना
एक घनाकार पात्र है। और क्या माना था, इसमें आदर्श गैस भरी हुई है जिसके अणु है, अणुओं का द्रव्यमान स्मॉल m होगा। घनाकार पात्र है जिसमें आदर्श गैस भरी है। आदर्श गैस वो होती है जो किसी दूसरे उसके अणु स्थायी होते हैं। एक परमाणु गैस होती है, उसके परमाणु स्थायी होते हैं, वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दूसरे परमाणुओं से, अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते, त्याग नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। उनका अष्टक या फिर द्विक बोले तो पूरा होता है। गैस भरी है, इसके अणुओं का द्रव्यमान m है। आदर्श गैस के अभिग्रहित किए थे हमने, याद है हमें कि सभी अणुओं का द्रव्यमान बिल्कुल बराबर रहता है। अणु सर्वसंभव दिशाओं में गतिशील रहते हैं, गति करते समय ये आपस में भी टकराते हैं और पात्र की दीवारों के साथ भी टकराते हैं। इनकी टकराएं प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ टकराएं वे होती है जिनमें ऊर्जा की हानि नहीं होती। जब ये टक्कर करेंगे पात्र की दीवारों के साथ तो इनके संवेग में कमी होगी, और संवेग में अगर कमी होगी तो वो संवेग मिलेगा किसको, दीवार को। अगर दीवार को संवेग मिलता है इसका मतलब दीवार के संवेग में वृद्धि होगी। और हमने किया F बराबर dp/dt। अगर संवेग में वृद्धि होगी तो दाब भी उत्पन्न होगा, बल उत्पन्न होगा, और बल से बल बटा क्षेत्रफल दाब उत्पन्न होगा। इसका मतलब इस पात्र की दीवारों पे दाब उत्पन्न होने वाला है और उसी की गणना हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, ये m हो गया। अभी इसके जो u, v और y ये w माने थे, कण तो एक होगा नहीं, खूब सारे होंगे। कणों की संख्या मान लेंगे n है, तो इसके अणुओं की x अक्ष की और चाल कितनी है, u1, u2, un है, तथा y अक्ष की और चाल कितनी है। y अक्ष की और चाल है अपने पास, इधर में v माना है, पहले कण की v1, दूसरे कण की v2, तीसरे कण की v3 vn है, तथा कणों की संख्या कितनी होगी, n होगी। और दिशा तीसरी और बाकी है, z अक्ष की और चाल वो कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास w1, w2 और wn होगी। इस प्रकार हमारे पास इन गैस के अणुओं की सब चाल आएगी। अब x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, इन चालों में संबंध क्या होगा, इन चालों में संबंध होगा हमारे पास ये जो लिखा है वो, तो इसको भी लिखेंगे हम। तो ये है अपना ये मैटर। अभी हम क्या लिखने वाले हैं कि इनके जो u, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष होता है, इनकी चालों में जो संबंध होता है वो हम लिखने वाले हैं। तो लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो गया परिणामी चाल C1, C2 Cn हो तो इनमें संबंध क्या होगा। मतलब पहले कण की परिणामी चाल क्या है, C1 है, दूसरे कण की परिणामी चाल है C2, तीसरे कण की परिणामी चाल है C3। तो इनमें संबंध क्या होगा, संबंध होगा हमारे पास ये वाला। तो पहले कण के लिए लिखेंगे हम C1 स्क्वायर बराबर U1 प्लस V1 प्लस W1, सब पे स्क्वायर लगाना है। दूसरे कण के लिए लिखेंगे U2 प्लस V2 प्लस W2 प्लस, इस टाइप से सभी कणों के लिए आ जाएगा।
और ये लास्ट कण के लिए आएगा CN² बराबर UN² प्लस VN² प्लस WN²। इस प्रकार हमारे पास क्या होगा, सभी कणों की ये जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की दिशाओं में चाल हुई है, सभी कणों की चालों में ये संबंध ये हमारे पास आ चुका है। ये संबंध हमारे पास आ गया है। और अब हम, जैसा कि हमने बताया था, दाब के लिए हमें बल पता होना चाहिए, बल बटा क्षेत्रफल दाब होता है, और बल के लिए हमें dp/dt यानी कि संवेग में परिवर्तन पता होना चाहिए और परिवर्तन में लगा समय पता होना चाहिए। ये चीज़ें हम ज्ञात करने वाले हैं। तो हम इसके लिए मानेंगे कि पार्टिकल इधर से उधर की ओर जा रहा है और उसका संवेग दीवार को हस्तांतरित कर रहा है। तो अब इसमें हम ज्ञात करेंगे संवेग, और संवेग ज्ञात करने के बाद संवेग में परिवर्तन में लगा समय भी ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं पहले संवेग के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा मान के चलते हैं कि भाई एक पार्टिकल है, इसको मिटा देते हैं। ऐसा मान के चलता है कि एक कण है, आदर्श गैस का एक कण है, वो यहाँ से गति प्रारंभ करता है और यहाँ तक आता है। ये जो दीवार है ABCD इससे टकराता है, जस्ट टकराता है। तो टकराने में जितनी दूरी ये है उतनी दूरी इसको चलनी पड़ेगी, और जाते समय संवेग होगा P1 बराबर mu1। पहला कण ले रहे हैं तो mu1 लिख सकते हैं। और अगर हम नॉर्मली अगर ये दीवार से टकरा के वापस आ रहा है तो ऐसे टाइम में हम वापस आने के लिए संवेग लिख सकते हैं m - u। अगर पहला कण ले रहे हैं तो -u1 लिखेंगे। द्रव्यमान तो सभी कणों का समान रहेगा क्योंकि गैस एक ही है, लेकिन जाते समय वेग u1, वापस आते समय वेग u2। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि इनका जो वेग है, परिमाण तो वही रहेगा लेकिन इसकी दिशा बदल रही है, दिशा विपरीत हो रही है, इसलिए हमने माइनस लगाया। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर मान लो 20 मीटर पर सेकंड से ये आगे बढ़ रहा है तो वापस आते समय भी ये 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या काम करते हैं, अच्छा वापस यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। अगर यहाँ तक पहुँचता है तो ये दूरी कितनी तय करेगा, L जाते समय और वापस L आते समय, पूरा यहाँ तक आता है तो ऐसे में L + L 2L हो जाएगा। एक टक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, L + L 2L। तो करते आगे। तो अभी क्या चीज़ है हमारे पास, अभी हमारे पास है कि एक पार्टिकल गति करता हुआ आगे गया, जाते समय इसका संवेग P1 बराबर mu था और वापस आते समय इसका संवेग P2 बराबर m - u था। तो हम इसको -mu लिख सकते हैं। इसका मतलब चाल तो वही रहेगी लेकिन उसकी दिशा बदल जाएगी, परिमाण वही रहेगा परंतु उसकी दिशा बदल जाएगी। तो इस तरह से हम इसके संवेग में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, और दाब ज्ञात करने के लिए बताइए कि F = dp ज्ञात करना पड़ेगा हमें और dt भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप ये ज्ञात करते हैं, संवेग अणु के संवेग में परिवर्तन हमारे पास हो जाएगा ΔP = P2 - P1। P2 है अंतिम संवेग वापस आते समय का और P1 है प्रारंभिक संवेग जाते समय के लिए। तो हम यहाँ पे करेंगे ΔP = P2 की वैल्यू कितनी है, -mu, और -P1 की वैल्यू कितनी है, वापस आते समय mu। अब यहाँ पे u1, u2, u3 बाद में लिख देंगे हम, जब हम करेंगे पहले कण के लिए संवेग में परिवर्तन, दूसरे कण के संवेग में परिवर्तन, तब u1, u2 कर देंगे। अभी नॉर्मली हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ΔP = आ जाएगा हमारे पास -mu माइनस ये -mu, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा ΔP बराबर -2mu। तो ये हमारे पास आ गया संवेग में परिवर्तन। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता चल रही है, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। हम यहाँ पे
ऋणात्मक चिन्ह को देख रहे हैं और ऋणात्मक चिन्ह हमें क्या बता रहा है कि कण का संवेग कम हुआ है। अब ये टकराए प्रत्यास्थ है तो संवेग संरक्षण लगेगा और संवेग संरक्षण लगेगा तो ये संवेग कम हुआ कण का, तो ये गया का। ये कण टकराया किससे था? दीवार से, और दीवार का ये सारा संवेग किसको मिल जाएगा? दीवार को। कण के संवेग में जितनी भी कमी हुई है वो सारा का सारा संवेग मिल जाएगा दीवार को। तो हम क्या कह सकते हैं, ये ऋणात्मक चिन्ह कण के संवेग में कमी को प्रदर्शित करता है और ये संवेग किसको मिला? दीवार को। तो हम इसके लिए हस्तांतरित शब्द का उपयोग करेंगे कि कण का संवेग दीवार को हस्तांतरित हो जाता है। तो लिखते हैं, अर्थात अणुओं की टक्कर के कारण संवेग में परिवर्तन 2mu होता है तथा ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? तथा ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि कण के संवेग में कमी होती है। ये कण किससे टकराया? दीवार से, तो ये संवेग किसको मिलेगा? दीवार को मिलेगा। यह संवेग दीवार को हस्तांतरित हो जाता है, इसका मतलब कण का संवेग हो जाता है कम और ये संवेग सेम टू सेम, जितना कम हुआ उतना का उतना ये संवेग किसको मिल जाता है? दीवार को। दीवार कौन सी? अपने डायग्राम के हिसाब से ABCD दीवार, ABCD जो इधर की साइड ली थी हमने, ABCD दीवार। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कण के संवेग में 2mu की क्या हो गई? कमी हो गई और दीवार का संवेग 2mu बढ़ गया। कमी के लिए हम माइनस चिन्ह काम में ले रहे हैं, तो वृद्धि के लिए हम दीवार के संवेग में वृद्धि के लिए हम क्या काम में लेंगे? +2mu काम में लेंगे। तो देखते हैं, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार दीवार को हस्तांतरित संवेग कितना होगा? +2mu। माइनस और प्लस के बारे में अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दीवार के संवेग में वृद्धि या दीवार को हस्तांतरित संवेग, कुछ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार दीवार को हस्तांतरित संवेग हम लगा सकते हैं यहाँ पे डेल्टा P = +2mu। ये संवेग यहाँ पे प्लस क्यों लगाया? प्लस इसलिए लगाया कि दीवार का संवेग में वृद्धि हो रही है। कण वाले में माइनस क्यों लगाया? क्योंकि कण के संवेग में कमी हो रही है। तो ये हमारे पास डेल्टा P = 2mu आ जाता है। प्लस का निशान संवेग में वृद्धि को बताता है। हमने बताया कि F = dP/dt होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा P डेल्टा T। तो अभी हम डेल्टा P निकाल रहे हैं, अभी हम निकालेंगे डेल्टा T। डेल्टा T क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल होता है तो हम लगाएंगे वही चीज़, एक कण इधर से दीवार के टकराया ABCD से और वापस आया, जाते समय ये L चला और वापस आते समय भी ये L दूरी तय कराएगा। इधर से रवाना हुआ इस दीवार से, दूसरी दीवार सामने ABCD से टकराया तो L हो गया। यहाँ से जब रवाना हुआ तो वापस पहली दीवार से टकराने से जस्ट पहले टोटल दूरी चली L। तो ये हमारे पास कण द्वारा दीवार के साथ टक्कर
में लगा समय। समय का सूत्र हो जाएगा दूरी बटा चाल। हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये 2L क्यों ले रहे हैं। 2L इसलिए ले रहे हैं कि L दूरी जाते समय, वापस L दूरी आते समय। तो चाल होगी हमारे पास u, क्योंकि हम x अक्ष की दिशा की ओर गति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम चाल लेंगे u। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा t की वैल्यू आ जाएगी 2L/u। हमारे पास डेल्टा v की वैल्यू आ गई, p की। हमारे पास डेल्टा t की वैल्यू आ गई। संवेग में परिवर्तन आ गया, परिवर्तन में लगा समय आ गया। तो हम क्या करेंगे, कण पर आरोपित बल की कल्पना कर सकते हैं, वो मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः दीवार पर आरोपित बल, वो क्या होगा, बल होगा हमारे पास F बराबर डेल्टा P, हिंदी में लिख देते हैं। दीवार को हस्तांतरित संवेग, दीवार को हस्तांतरित संवेग, और नीचे लिखेंगे इसमें लगा समय। हम ये लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, इस तरह से भी लिख सकते हैं। समय ये हो सकता है। नेक्स्ट दूसरा हम लिख सकते हैं दीवार के संवेग में वृद्धि बटा इस वृद्धि में लगा समय, या ऐसे लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। लिखते हैं संवेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। समय अंतराल अति सूक्ष्म है, इसलिए हम इसको dP अपॉन dt भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी टकराव में लगा समय जो होता है वो नगण्य होता है। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं dP अपॉन dt, लेकिन चलेगा, हमने ये मान निकाला हुआ, ये रखने वाले हैं हम। तो लिखते हैं तो ये आ गया हमारे पास F बराबर dP की वैल्यू रखेंगे, डेल्टा P की वैल्यू रखेंगे 2mu प्लस का, और डेल्टा T की वैल्यू रखेंगे 2L/u। तो इस तरह से F आ जाएगा हमारे पास 2mu इंटू u अपॉन 2L। अपॉन में और अपॉन वाली राशि है तो मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, गुणा का, और उन राशियों को उल्टा कर देंगे। तो ऐसा करने पर हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू, 2 से 2 कट जाएगा, mu² अपॉन L। ये आया हमारे पास किसी एक कण के लिए, लेकिन यहाँ पे कणों की संख्या कितनी है, खूब सारी है। सभी कणों का द्रव्यमान m है और सभी कण उसी पात्र में है, तो चली गई दूरी भी L होगी, लेकिन उन सभी कणों का जो चाल है वो अलग अलग हो सकती है। तो चाल जब अलग अलग हो सकती है तो हम यही सूत्र x अक्ष के लिए अगर लिखते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे m/L तो है, u1² प्लस u2² प्लस u3², इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या रहा, हमारे पास रहा x अक्ष की साइड जो दीवार है जिसका नाम ABCD है, उस पर लगने वाला कुल बल। तो लिखते हैं इस प्रकार सभी अणुओं द्वारा पात्र की दीवार, अभी हम x अक्ष की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ABCD की दीवार की बात कर रहे हैं। पात्र की दीवार पर लगने वाला बल, ये बल हमारे पास हो जाएगा Fx इज इक्वल टू कितना, mu1² प्लस पहले कण के कारण उत्पन्न बल mu2² L प्लस इस टाइप से mun² अपॉन L। हम इसमें से m अपॉन L को कॉमन ले सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा m अपॉन L u1² प्लस u2² अप टू un का स्क्वायर। तो ये हमारे पास x अक्ष के लिए आ गया।
सेम इसी तरीके से जैसे ये एक्स अक्ष की दीवार पर बल लगेगा, उसी तरह से वाई अक्ष की साइड में जो दीवारें हैं उनके ऊपर भी बल लगेगा। तो यहाँ पे जो हमने U1, U2, U3 इस टाइप से रखे हैं, वहाँ पे आ जाएगा V1, V2 और V3। तो इस प्रकार हम टोटल बल निकाल सकते हैं। एक बात और कि यहाँ पर अगर हम बल में क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा दाब। और दीवार जो है वो घन की है और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, इसलिए दीवार की लंबाई और चौड़ाई जो होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। अगर लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होगी तो वो जो दीवार है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा स्क्वायर, वो एक वर्ग की तरह होगी। घन की सारी सतह फलक जो होते हैं एक वर्ग की तरह होते हैं और उनका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हम यहाँ पे एल स्क्वायर का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग दे देंगे तो आ जाएगा दाब। तो हमें दाब की गणना करनी है, लिखते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं दीवार पर उत्पन्न दाब। तो दाब का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमने बताया कि दीवार जो है वो ABCD की बात कर रहे हैं, वर्ग की तरह है। अगर ये भुजा L है तो ये भी L है, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा L है तो L का स्क्वायर हो जाएगा। और बल हमने निकाल ही लिया है। तो हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे PX FX अपॉन क्षेत्रफल A। तो PX की वैल्यू लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, A की जगह हम L स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा M अपॉन L, और ये जो है FX अपॉन A क्या है, क्षेत्रफल, और वो है L स्क्वायर। तो ये L स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस टाइप से हमारे पास क्या हुआ, इस टाइप से हमारे पास हुआ M अपॉन L, साथ में U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 UN का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी है, आसान सी बातें हैं, और हमें बस केवल इनके स्टेप याद रखने हैं। पहले हमने संवेग में परिवर्तन ज्ञात किया, फिर हमने परिवर्तन में लगा समय ज्ञात किया, और तो ये हमारे पास बल आ गया, और बल के अंदर क्षेत्रफल का भाग दिया तो हमारे पास दाब आ गया, दीवार के ऊपर उत्पन्न दाब। तो यहाँ पे हम L स्क्वायर इंटू L, इसको क्या लिख सकते हैं, L क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट UN का स्क्वायर, ये आ जाएगा। जिस तरह से एक्स अक्ष की साइड दाब उत्पन्न हुआ है, ठीक उसी तरीके से वाई अक्ष की साइड जो दीवार है उधर भी दाब उत्पन्न होगा। तो हम ये लिखते हैं इसी प्रकार ये आ जाएगा PY इज इक्वल टू M अपॉन L क्यूब। L क्यूब वैसे घन का आयतन होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है क्योंकि ये घन है, और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई जो होता है वो घनाभ का होता है। घनाभ में ये भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी अलग अलग होती है, और घन के अंदर क्या होता है, ये बराबर होती है। ये घन है, घन में सब भुजाएं L L और L होगी, जबकि इसमें L B और H होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो अभी देखते हैं हम कि PY क्या होगा। PY होगा हमारे पास Y एक्स की दिशा में चलने वाले कणों का वेग क्या था, V1 V2 V3। तो हम लिखेंगे V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 VN का स्क्वायर। इसी प्रकार PZ इज इक्वल टू हो जाएगा M अपॉन L क्यूब। Z अक्ष की दिशा में वेग क्या लिया था हमने, वो लिया था W1 W2 W3। तो यहाँ लिखेंगे W1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट WN का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील कणों के लिए एक्स अक्ष की साइड में जो दीवारें हैं वहाँ पर कुल दाब आ गया, वाई अक्ष की दिशा में जो है वहाँ पे दाब आ गया, जेड अक्ष की दिशा में जो
दीवारें हैं उधर की और दाब आ गया। अब हमें निकालना पड़ेगा औसत दाब। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो उसी फॉर्मूले का उपयोग करते हैं और लिखते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या औसत दाब। राशियाँ हमारे पास पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और राशियों की संख्या है 1, 2 और 3। तो इस चीज़ का हम उपयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं औसत दाब, औसत दाब। तो यहाँ लिखेंगे P इज इक्वल टू P1 पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3। अभी ये जो है इसको हम और लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, ये एवरेज है, औसत दाब है, 1/3 पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। तो P इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/3 पी एक्स की वैल्यू m अपॉन एल क्यूब, इसको हम आयतन V भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस अप टू un का स्क्वायर प्लस अभी पी वाई की वैल्यू, पी वाई है हमारे पास m अपॉन एल क्यूब, और ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस अप टू vn का स्क्वायर। फिर लिखेंगे पी जेड की वैल्यू, पी जेड है m अपॉन एल क्यूब, और ये आ जाएगा इधर की साइड लिया था w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस अप टू wn का स्क्वायर। ये है। अब काफ़ी नॉर्मल है, बस हमें इसमें स्टेप ध्यान में रखने पड़ेंगे, किस के बाद क्या स्टेप आएगा। हमने अब तक क्या किया है, अब तक किया है हमने दाब ज्ञात करना है। दाब के लिए हमें पता है कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। हमने F इज इक्वल टू डेल्टा पी डेल्टा टी, हमने डेल्टा पी अलग से ज्ञात किया, डेल्टा टी अलग से ज्ञात किया, दोनों का भाग दिया तो दाब आया। फिर हमने दोनों तरफ क्षेत्रफल का भाग दिया, भुजा का स्क्वायर, तो हमारे पास पी एक्स आ गया। फिर पी वाई निकाला, उसी तरीके से पी जेड निकाला। बस पी वाई और पी जेड के समय क्या ध्यान रखना है, वेग वाई अक्षीय दिशा का लेंगे तो पी वाई आ जाएगा, और वेग जेड अक्षीय दिशा का लेंगे तो पी जेड आ जाएगा। उसके बाद हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ऐसा करने से हमारे पास औसत दाब आएगा, ऐसा करने से हमारे पास क्या आएगा, औसत दाब आएगा। अगर औसत दाब आएगा तो हमने पी एक्स, पी वाई, पी जेड की सब वैल्यू रख दी, तो 1/3 m अपॉन एल क्यूब, ये सब में से कॉमन आ रहा है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, m अपॉन एल क्यूब। एल क्यूब को हम आयतन v भी लिख सकते हैं, और फिर ब्रैकेट के अंदर रहेगा हमारे पास u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un का स्क्वायर, और प्लस ये कॉमन आ गया, m अपॉन एल क्यूब हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अप टू vn का स्क्वायर प्लस m अपॉन एल क्यूब हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे बचा w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 wn का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने ध्यान में रखना है, लास्ट टाइम हमने किया था m अपॉन एल क्यूब, एल क्यूब को हम v लिख सकते हैं, अभी भी बाद में भी लिख सकते हैं। v आयतन है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब भुजा घन की है, अपने जो मानी है वो स्मॉल l, तो इसलिए हमने भुजा क्यूब का हमने l क्यूब कर लिया है। अभी करते हैं हम यहाँ पे, हम क्या काम करते हैं, u1, v1 और w1 इनको पास पास में लिख देते हैं। तो u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर, ये चालें हो गई x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष में पहले कण की। 2 वाली जो भी है दूसरे कण की चाल है, 3 वाली जो भी है वो तीसरे कण की चाल है। तो इसी प्रकार हो जाएगा u2, v2 और w2। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा
लास्ट में यू एन का स्क्वायर प्लस वी एन का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये सब हमने कर लिया है। अब क्या करें कि हमने शुरू में एक फार्मूला लिखा था सी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ डायग्राम बनाया था, उसके नीचे भी हमने लिखा था। इस चीज़ का हमें उपयोग करना है। तो ये जो पूरी वैल्यू है 1 1 वाली, ये बन जाएगी C1 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम यहाँ 1 1 लगा दें तो C1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगर 2 2 लगा देते हैं तो C2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 3 लगाते हैं तो C3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, P इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m छोटा m अपॉन कैपिटल V। छोटा m है एक अणु का द्रव्यमान, ये ध्यान रखना है। बड़ा M जो होगा वो संपूर्ण गैस का द्रव्यमान होगा, छोटा m जो होगा वो एक अणु का द्रव्यमान होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे C1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू C2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस इसकी वैल्यू Cn का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया सभी कुछ। अभी ये फॉर्मूला आ चुका है, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देंगे क्योंकि पात्र में अणुओं की संख्या टोटल कितनी है, स्मॉल n है, इसलिए हम स्मॉल n का भाग यहाँ देंगे, स्मॉल n का गुणा यहाँ करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल गैस का द्रव्यमान आ जाएगा। तो लिखते हैं आगे। अभी क्या काम करना है, ये दाब का फॉर्मूला है, इसके अंदर हमें स्मॉल n का भाग नीचे देना है, स्मॉल n का गुणा ऊपर करना है। यही काम करने वाले। तो करते हैं, ये हमारे पास P है, हम लिख देते हैं n का राइट साइड में, राइट हैंड साइड में गुणा व भाग करना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आसान भी है, और एक दो बार अगर खुद से सॉल्व कर लिया हो तो ये याद भी रह जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे P इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन कैपिटल V। ये कैपिटल V आयतन है, अंदर है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस Cn का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा n से डिवाइड किया और n से मल्टीप्लाई किया, n का गुणा किया और n का भाग दिया। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/3। ये जो Mn है उसकी जगह हम कैपिटल M लिख देते हैं, और ये जो है पूरा, ये पूरा इसको हम C स्क्वायर बार लिख देते हैं। C है अणुओं की चाल, स्क्वायर लगाया तो वर्ग चाल हो गई, और बार लगाया तो इस चीज़ को हम माध्य कहते हैं। माध्य का मतलब वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। दिख रहा है हमें, सब राशियों का योग हुआ है बटा राशियों की टोटल संख्या आ गई है। तो इस तरीके से हमने वर्ग माध्य चाल निकाल ली है। नेक्स्ट P इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 है, और M अपॉन ये जो V है इसको हम घनत्व रो लिख सकते हैं। M अपॉन V यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन, ये हो जाता है घनत्व। हमने यहाँ पे रो लिखा है, ये क्या हो जाता है, घनत्व हो जाता है, और ये वर्ग माध्य चाल। तो ये हमारे पास दाब का एक फॉर्मूला आ जाता है, P बराबर 1/3 रो C स्क्वायर बार, वर्ग माध्य चाल। C क्या चीज़ है यहाँ पे, C स्क्वायर बार वर्ग माध्य चाल है। अब हम यहाँ देखते हैं कि काम क्या क्या चीज़ें ली। जैसे Mn की जगह हमने M लिखा, इसकी जगह हमने C स्क्वायर बार लिखा, M अपॉन V की जगह हमने घनत्व लिखा। ये चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। तो ये आ गया फॉर्मूला, यही दाब का सूत्र है या दाब का व्यंजक है। नेक्स्ट, तो अब क्या करते हैं हम, अब हम करते हैं कि यहाँ पर हमने काम क्या लिया, एक तो ये लिया कैपिटल M बराबर Mn का हमने लिया। ये संपूर्ण गैस का द्रव्यमान है, संपूर्ण गैस का द्रव्यमान है, ध्यान देना है। स्मॉल m एक अणु का द्रव्यमान, स्मॉल n छोटा n अणुओं की टोटल संख्या, और कैपिटल M पूरी गैस का द्रव्यमान। ठीक है। नेक्स्ट,
ये लिया हमने सी स्क्वायर बार, ये लिखा है हमने C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn का स्क्वायर अपॉन n। तो ये इसको जो हम कहते हैं, इसको कहते हैं वर्ग माध्य चाल। ध्यान में रखना है, सी स्क्वायर बार का मतलब वर्ग माध्य चाल हो गया। नेक्स्ट हमने काम में लिया है m/v बराबर द्रव्यमान बटा आयतन बराबर घनत्व। ये निशान घनत्व का है और इसके निशान को हम रो कहते हैं। इस निशान को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। घनत्व को हम स्मॉल d से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, डेंसिटी होता है, लेकिन कई बार अगर d फॉर्मूले में आ जाता है तो हम रो से भी प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने रो से प्रदर्शित। दाब का ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, अभी नेक्स्ट चैप्टर के लिए याद रखना है। 1/3 रो सी स्क्वायर बार। अच्छा, रो का द्रव्यमान बटा आयतन m/v। अच्छा, m का m इंटू n, एक अणु का द्रव्यमान इंटू टोटल अणुओं की संख्या। तो इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग किया है, दाब का व्यंजक। ये दिखने में बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत ही आसान लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से दाब निकालना है। पहले बल निकालो, बल निकालने के लिए संवेग निकालो, संवेग में परिवर्तन dp निकालो, वो आएगा +2mv। फिर ये समय निकालना है, टक्कर में लगा समय निकालना है, वो आएगा समय बराबर दूरी बटा चाल 2l/u, दोनों का भाग दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m/v²/l आएगा। तो इसी तरीके से हमने ये निकाला। अभी फॉर्मूले ये तीनों याद रखने हैं, ये भी। तो इस टाइप से हमारे पास दाब का व्यंजक आता है।